अगर कभी ऐसा हो कि सोनम वांगचुक को भारत का शिक्षा मंत्री बना दिया जाए तो यह देश की शिक्षा व्यवस्था के लिए एक बहुत ही दिलचस्प और बड़ी चर्चा का विषय बन जाएगा। इसकी वजह यह है कि सोनम वांगचुक केवल एक इंजीनियर या शिक्षक ही नहीं बल्कि ऐसे इंसान के रूप में जाने जाते हैं जिन्होंने हमेशा यह कोशिश की है कि शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित न रहे बल्कि बच्चों के जीवन और समाज से भी जुड़ी हो। उन्होंने लद्दाख जैसे कठिन इलाके में रहते हुए यह दिखाया है कि अगर सोच नई हो और इरादे मजबूत हो तो सीमित संसाधनों में भी बेहतरीन शिक्षा दी जा सकती है। यही कारण है कि जब लोग उनके बारे में बात करते हैं तो केवल उनके आविष्कारों की नहीं बल्कि उनकी शिक्षा से जुड़ी सोच की भी चर्चा करते हैं। अगर उन्हें देश का शिक्षा मंत्री बनने का मौका मिले तो सबसे पहले लोगों की उम्मीदें बढ़ जाएंगी। हर कोई यह जानना चाहेगा कि जो व्यक्ति सालों से शिक्षा व्यवस्था की कमियों की बात कर रहा है उसे जब खुद बदलाव करने का अधिकार मिलेगा तो वो क्या करेगा। बहुत से लोग मानेंगे कि अब शिक्षा व्यवस्था में कुछ नया देखने को मिलेगा, जबकि कुछ लोग यह भी कहेंगे कि किसी शिक्षा संस्थान को बाहर से देखने और उसे भीतर से चलाना दोनों अलग अलग बातें हैं। इसलिए शुरुआत से ही उम्मीद और चुनौतियां दोनों साथ साथ चलेंगी। अगर उनकी सोच को देखा जाए तो वे हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि बच्चों को रटने की बजाय समझने की आदत डालनी चाहिए। उनका मानना रहा है कि परीक्षा में अच्छे अंक ही किसी बच्चे की असली पहचान नहीं होते। हर बच्चे में कोई ना कोई अलग प्रतिभा होती है और शिक्षा का काम उस प्रतिभा को पहचानना और उसे आगे बढ़ाना होना चाहिए। अगर ऐसी सोच शिक्षा मंत्रालय तक पहुंचती है तो संभव है कि स्कूलों में पढ़ाई का तरीका धीरे धीरे बदलने लगे। बच्चों की किताबों के साथ साथ प्रयोग करने, सवाल पूछने और कुछ समाधान खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इससे पढ़ाई केवल परीक्षा पास करने का समाधान न रहकर जीवन को बेहतर बनाने का माध्यम बन सकती है। हालांकि ऐसा बदलाव करना आसान नहीं होगा क्योंकि पूरे देश में लाखों स्कूल हैं और हर जगह की परिस्थितियां अलग है। कई जगह आज भी अच्छी इमारत, बिजली, इंटरनेट और प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी है। इसलिए केवल नई नीति बना देने से काम पूरा नहीं होगा बल्कि उसे जमीन पर लागू करना सबसे बड़ी चुनौती होगी। सोनम वांगचुक हमेशा स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार शिक्षा देने की बात करते रहे हैं। उनका मानना है कि हर राज्य, हर जिले और हर गांव की अपनी ज़रूरतें होती हैं। अगर पूरे देश में एक जैसा तरीका लागू कर दिया जाए तो कई जगह वह प्रभावी नहीं रहेगा। इसलिए अगर वे शिक्षा मंत्री बनते हैं तो शायद राज्यों और स्थानीय संस्थाओं को ज़्यादा अधिकार देने की कोशिश करें ताकि वे अपने क्षेत्र के हिसाब से पढ़ाई का तरीका तय कर सके। उदाहरण के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ज़रूरतें मैदानों से अलग होती हैं, रेगिस्तानी इलाकों की चुनौतियां अलग होती हैं और बड़े शहरों के बच्चों की समस्याएं गांवों से अलग होती हैं। अगर शिक्षा इन बातों को ध्यान में रखकर बनाई जाए तो उसका असर ज़्यादा अच्छा हो सकता है, लेकिन इसके साथ यह भी ज़रूरी होगा कि पूरे देश में शिक्षा एक न्यूनतम स्तर बना रहे ताकि किसी भी राज्य के बच्चों के साथ भेदभाव न हो। उनकी पहचान पर्यावरण और टिकाऊ विकास से भी जुड़ी रही है। इसलिए यह माना जा सकता है कि अगर उन्हें शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी मिले तो वे बच्चों को प्रकृति से जोड़ने पर भी ज़्यादा ध्यान देंगे। स्कूलों में केवल किताबों से पर्यावरण बढ़ाने की बजाय पेड़ लगाना, पानी बचाना, कचरे का सही प्रबंधन करना और ऊर्जा की बचत जैसे कामों को पढ़ाई का हिस्सा बनाया जा सकता है। इससे बच्चे छोटी उम्र से ही जिम्मेदार नागरिक बनने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है, इसलिए ऐसी शिक्षा भविष्य के लिए उपयोगी साबित हो सकती है। तकनीक के मामले में भी उनकी सोच अलग रही है। वे तकनीक का विरोध नहीं करते, लेकिन यह भी कहते हैं कि तकनीक का इस्तेमाल इंसानों की ज़रूरतों के अनुसार होना चाहिए। अगर वे शिक्षा मंत्री बनते हैं तो संभव है कि डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दें, लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित करने की कोशिश करें कि जिन बच्चों के पास मोबाइल, कंप्यूटर या इंटरनेट नहीं है वे पीछे न छूट जाए। कोरोना महामारी के दौरान यह साफ दिखाई दिया कि देश के बहुत से बच्चे केवल इसलिए पढ़ाई से दूर हो गए क्योंकि उनके पास ऑनलाइन पढ़ाई के साधन नहीं थे। इसलिए नई तकनीक के साथ समान अवसर देना भी उतना ही ज़रूरी होगा। शिक्षकों की भूमिका को लेकर भी उनकी सोच महत्वपूर्ण मानी जाती है। वे कई बार कह चुके हैं कि किसी भी शिक्षा व्यवस्था की सफलता केवल इमारतों या किताबों से तय नहीं होती बल्कि अच्छे शिक्षक उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर उन्हें शिक्षा मंत्री का बनने का अवसर मिले तो संभव है कि शिक्षकों के प्रशिक्षण, सम्मान और कार्य परिस्थितियों में सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाए। जब शिक्षक खुद प्रेरित होंगे तो नई चीज़ें सीखेंगे और उन्हें पढ़ाने की आज़ादी मिलेगी, तभी वो बच्चों के भीतर जिज्ञासा और आत्मविश्वास पैदा कर पाएंगे। केवल आदेश देने से शिक्षा बेहतर नहीं होती बल्कि शिक्षक और छात्र के बीच भरोसे का रिश्ता बनाना भी उतना ही ज़रूरी होता है। हालांकि दूसरी तरफ यह भी सच है कि किसी व्यक्ति के पास अच्छे विचार होना और पूरे देश की सरकारी व्यवस्था को बदल देना
एक जैसी बात नहीं है। शिक्षा मंत्रालय को कई तरह के नियमों, बजट, राज्यों के अधिकार, राजनीतिक फैसलों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के साथ काम करना पड़ता है। इसलिए अगर सोनम वांगचुक जैसे व्यक्ति शिक्षा मंत्री बन भी जाएं तो उनके हर विचार को तुरंत लागू करना संभव नहीं होगा। कई फैसलों पर अलग अलग राज्यों की राय लेनी होगी, विशेषज्ञों से सलाह करनी होगी और संसद प्रक्रिया का भी पालन करना होगा। यही वजह है कि किसी भी शिक्षा मंत्री की सफलता केवल उसकी सोच पर नहीं बल्कि उसकी टीम, प्रशासन और सभी पक्षों के सहयोग पर भी निर्भर करती है। फिर भी इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि अगर उनकी सोच और अनुभव को नीति निर्माण में प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो शिक्षा व्यवस्था में नई बहस, नए प्रयोग, बदलाव की दिशा में सकारात्मक कदम देखने को मिल सकते हैं। यह सब कितना सफल होगा, इसका जवाब केवल समय और सही क्रियान्वयन ही दे सकता है। अगर आगे की बात करें तो यह भी समझना जरूरी है कि भारत जैसे विशाल देश में शिक्षा केवल स्कूलों तक सीमित नहीं है। यहाँ करोड़ों बच्चे अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग संस्कृतियों में रहते हैं और उनकी ज़रूरतें भी एक दूसरे से काफ़ी अलग होती हैं। ऐसे में किसी भी शिक्षा मंत्री के सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह होती है कि वह ऐसी व्यवस्था बनाए जिसमें हर बच्चे को बराबरी का अवसर मिले। अगर सोनम वांगचुक को इस पद पर हो तो संभव है कि वे मातृभाषा में शुरुआती शिक्षा को और अधिक मजबूत करने की कोशिश करें। उनका मानना रहा है कि बच्चा अपनी भाषा में सबसे जल्दी और सबसे अच्छी तरह सीखता है। जब बच्चे को शुरुआत से ही ऐसी भाषा में पढ़ाया जाता है जिससे वह घर में बोलता है तो वह केवल शब्द याद नहीं करता बल्कि बात को भी समझ पाता है। इससे पढ़ाई का डर कम हो सकता है और बच्चों का आत्मविश्वास भी बढ़ सकता है। हालांकि इसके लिए हर भाषा में अच्छी किताबें तैयार करना, प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध कराना और पाठ्य सामग्री विकसित करना आसान काम नहीं होगा। इसलिए इस दिशा में लगातार मेहनत और बड़े स्तर पर योजना बनाने की जरूरत पड़ेगी। यह भी संभव है कि केवल किताबी ज्ञान पर ध्यान देने के बजाय बच्चों को जीवन से जुड़े कौशल सिखाने पर ज्यादा जोर दें। आज बहुत से विद्यार्थी डिग्री लेकर भी रोजगार पाने में कठिनाई महसूस करते हैं क्योंकि उन्होंने पढ़ाई तो की होती है लेकिन व्यवहारिक अनुभव कम होता है। अगर शिक्षा में खेती, विज्ञान के प्रयोग, कंप्यूटर, कारीगरी, उद्यमिता, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय उद्योगों की जानकारी को भी महत्व दिया जाए तो बच्चे भविष्य के लिए ज्यादा तैयार हो सकते हैं। इससे पढ़ाई केवल नौकरी पाने का जरिया नहीं रहेगी बल्कि बच्चे खुद भी नए अवसर पैदा करने के बारे में सोच सकेंगे। यह सोच खासकर ग्रामीण इलाकों के युवाओं के लिए काफी उपयोगी हो सकती है जहां स्थानीय संसाधनों का सही उपयोग करके रोजगार के नए रास्ते बनाए जा सकते हैं। अगर उनकी कार्यशैली को देखा जाए तो वे कई बार यह कहते रहे हैं कि बच्चों को गलतियां करने का मौका मिलना चाहिए। उनका मानना है कि जब तक कोई बच्चा कोशिश नहीं करेगा, गलती नहीं करेगा और उसे सीख नहीं लेगा तब तक उसकी असली सीख पूरी नहीं होगी। अगर ऐसी सोच शिक्षा व्यवस्था में शामिल होती है तो स्कूलों का माहौल पहले से ज़्यादा खुला और रचनात्मक बन सकता है। बच्चे सवाल पूछने से नहीं डरेंगे और शिक्षक भी केवल उत्तर याद कराने के बजाय सोचने की आदत विकसित करने की कोशिश करेंगे। इससे नवाचार यानी नई खोज और नए विचारों को बढ़ावा मिल सकता है। आने वाले समय में भारत को विज्ञान, तकनीक और अनुसंधान के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए ऐसे ही युवाओं की ज़रूरत होगी जो केवल किताबें न पढ़ें बल्कि नए समाधान की खोज कर सकें। लेकिन इसके साथ कुछ लोग अपनी चिंताएं भी व्यक्त कर सकते हैं। उनका कहना हो सकता है कि देश की शिक्षा व्यवस्था पहले से ही कई बड़े बदलावों से गुजर रही है और अगर बहुत तेजी से नए प्रयोग किए गए तो भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। माता पिता, शिक्षक और विद्यार्थी सभी को नई व्यवस्था समझने में समय लगता है, इसलिए कोई भी बदलाव धीरे धीरे और सोच समझ कर लागू करना जरूरी होगा। अगर जल्दबाजी में फैसले लिए गए तो उनका असर उल्टा भी पड़ सकता है। इसलिए एक अच्छे शिक्षा मंत्री की पहचान केवल नए विचार देने से नहीं होती बल्कि सही समय पर सही तरीके से लागू करने से होती है। सोनम वांगचुक का एक बड़ा गुण यह माना जाता है कि वे जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। उन्होंने अपने काम का बड़ा हिस्सा दूर दराज के इलाकों में बिताया है जहां लोगों की वास्तविक समस्याओं को करीब से देखा और समझा है। अगर यही अनुभव शिक्षा मंत्रालय तक पहुंचे तो संभव है कि दूरस्थ क्षेत्रों के इलाकों की समस्याएं, स्कूलों की समस्याओं पर पहले से भी ज्यादा ध्यान दिया जाए। कई गाँव ऐसे हैं जहाँ आज भी अच्छे शिक्षक नहीं पहुँच पाते। कई जगह बच्चों को लंबी दूरी तय करके स्कूल जाना पड़ता है और कई स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं की भी कमी होती है। अगर इन समस्याओं को प्राथमिकता दी जाए तो शिक्षा का स्तर काफी बेहतर हो सकता है। हालांकि इसके लिए केवल मंत्रालय की इच्छा पर्याप्त नहीं होगी, राज्य सरकारों, स्थानीय प्रशासन और समाज के सहयोग की भी जरूरत पड़ेगी। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि वे अक्सर युवाओं को केवल नौकरी ढूंढने वाला नहीं बल्कि समस्या का समाधान खोजने वाला नागरिक बनने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर यह सोच शिक्षा नीति का हिस्सा बने तो बच्चे बचपन से ही अपने आसपास की समस्याओं पर विचार करना सीख सकते हैं। वे यह सोच
सोच सकते हैं कि गांव में पानी की समस्या कैसे दूर हो, खेती को कैसे बेहतर बनाया जाए, ऊर्जा की बचत कैसे हो और तकनीक का उपयोग लोगों की ज़िंदगी आसान बनाने के लिए कैसे किया जाए। इस तरह की शिक्षा समाज को भी मजबूत बना सकती है, क्योंकि इससे पढ़ाई का सीधा संबंध लोगों के जीवन से जुड़ जाएगा। फिर भी यह याद रखना ज़रूरी है कि किसी भी मंत्री को काम का मूल्यांकन केवल उसकी लोकप्रियता से नहीं किया जा सकता है। अच्छे इरादे होना महत्वपूर्ण है, लेकिन उनके साथ मजबूत प्रशासन, स्पष्ट योजना, पर्याप्त बजट और लगातार निगरानी भी ज़रूरी होती है। अगर इन सभी चीज़ों का संतुलन बना रहे, तभी कोई बड़ा बदलाव सफल हो पाता है। इसलिए यह कहना केवल एक व्यक्ति के मंत्री बन जाने से पूरी शिक्षा व्यवस्था अचानक बदल जाएगी, सही नहीं होगा। बदलाव हमेशा समय लेते हैं और उनमें हजारों लोगों की मेहनत शामिल होती है। यही कारण है कि अगर किसी भी ऐसे अवसर देश के लिए आए तो सोनम वांगचुक को भारत के शिक्षा मंत्री बनाने का अवसर मिले तो देश भर में उम्मीदें जरूर बढ़ेंगी। बहुत से लोग उनसे नई सोच, शिक्षा और व्यवहारिक बदलाव की अपेक्षा करेंगे। वही कुछ लोग उनके हर फैसलों को परखेंगे और यह देखेंगे कि उनके विचार व्यवहार में कितने सफल साबित होते हैं। लोकतंत्र में यह भी स्वाभाविक भी है कि हर बड़े निर्णय पर अलग अलग राय हो। अंत में किसी भी शिक्षा मंत्री की सफलता इस बात से तय होगी कि क्या देश का आम बच्चा पहले से बेहतर सीख पा रहा है, क्या शिक्षक सम्मान और सुविधा के साथ अपना काम कर पा रहे हैं, क्या शिक्षा वास्तव में बच्चों को जिम्मेदार, सक्षम और संवेदनशील नागरिक बना पा रही है। अगर इन सवालों के जवाब सकारात्मक मिलते हैं तो किसी भी शिक्षा मंत्री का कार्यकाल सफल माना जाएगा। आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा, अगर सोनम वांगचुक जैसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी मिले तो क्या भारत की शिक्षा व्यवस्था वास्तव में पहले से बेहतर हो सकती है। इसका सीधा और आसान जवाब देना संभव नहीं है, क्योंकि किसी भी देश की शिक्षा व्यवस्था केवल एक व्यक्ति के भरोसे नहीं चलती। उसमें सरकार, राज्य, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, विशेषज्ञ और समाज सभी की भूमिका होती है। फिर भी यह जरूरी कहा जा सकता है कि जब किसी ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदारी मिलती है जिसने वर्षों तक शिक्षा के क्षेत्र में काम किया हो, जमीन पर प्रयोग किए हों और समस्याओं को करीब से देखा हो, तो उसके अनुभव का फायदा नीति बनाने में मिल सकता है। ऐसे लोग अक्सर केवल दफ्तर में बैठकर फैसले नहीं लेते, बल्कि यह समझने की कोशिश करते हैं कि गांव, कस्बे और शहर के बच्चों की असली ज़रूरत क्या है। अगर यह सोच मंत्रालय के काम में दिखाई दे तो शिक्षा व्यवस्था में कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आज के समय में भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में गिना जाता है। आने वाले वर्षों में यही युवा देश की अर्थव्यवस्था, विज्ञान, तकनीक, उद्योग और समाज को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए शिक्षा का मजबूत होने केवल स्कूलों का विषय नहीं है, बल्कि पूरे देश के भविष्य का सवाल है। अगर बच्चों को ऐसी शिक्षा मिले जो उन्हें सोचने, समझने, सवाल पूछने और समस्याओं का हल खोजने की क्षमता दे, तो वे भविष्य की चुनौतियों का बेहतर सामना कर पाएंगे। सोनम वांगचुक की सोच भी काफी हद तक इसी दिशा में दिखाई देती है। वे बार बार इस बात पर जोर देते रहे हैं कि शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी दिलाना नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसे इंसान तैयार करना होना चाहिए जो समाज के लिए उपयोगी साबित हो सके। अगर यह विचार व्यवहार में सफलतापूर्वक लागू हो जाए तो आने वाले समय में देश को एक ऐसे नागरिक मिल सकते हैं जो केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज और पर्यावरण के भी लिए जिम्मेदार महसूस करें। हालांकि हर नई सोच के साथ कुछ बदलाव भी उठते हैं। कुछ लोग यह कह सकते हैं कि आदर्श बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन पूरे देश में उन्हें लागू करना कठिन होता है। भारत में लाखों सरकारी और निजी स्कूल हैं, हजारों कॉलेज हैं और करोड़ों विद्यार्थी हैं। हर राज्य की अपनी भाषा, संस्कृति और प्रशासनिक व्यवस्था है। ऐसे में किसी भी सुधार को लागू करने के लिए धैर्य, संसाधन और लगातार निगरानी की जरूरत होती है। अगर इन बातों का ध्यान नहीं रखा गया तो अच्छे विचार भी अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाएंगे। इसलिए किसी भी शिक्षा मंत्री के लिए सबसे जरूरी बात यह होगी कि केवल नई घोषणाएं न करे, बल्कि जो योजनाएं शुरू की जाए उन्हें पूरी ईमानदारी और प्रभावी तरीके से लागू भी कराया जाए। यह भी संभव है कि उनके नेतृत्व में शिक्षा और पर्यावरण को एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश और तेज हो। आज भी पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन, पानी की कमी और प्रदूषण जैसी समस्याओं से जूझ रही है। अगर बच्चे बचपन से ही प्रकृति का सम्मान करना सीखें, संसाधनों का सही उपयोग करें और अपने आसपास के वातावरण की रक्षा करने की जिम्मेदारी समझें तो इसका लाभ आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा। ऐसी शिक्षा केवल परीक्षा में अंक बढ़ाने का काम नहीं करेगी, बल्कि बेहतर समाज बनाने में भी मदद करेगी। यही कारण है कि आज कई विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि भविष्य की शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं रह सकती, उसे जीवन और प्रकृति से जोड़ना ही सही रहेगा। साथ ही यह भी जरूरी होगा कि शिक्षा आधुनिक तकनीक के साथ कदम मिलाकर चले। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, डिजिटल तकनीक और
नए वैज्ञानिक आविष्कार तेजी से दुनिया बदल रहे हैं। अगर भारत के बच्चों को इन क्षेत्रों की जानकारी समय रहते नहीं मिलेगी तो वे वैश्विक प्रतिस्पर्धा में पीछे रह सकते हैं। इसलिए पारंपरिक मूल्यों और आधुनिक तकनीक के बीच संतुलन बनाना भी किसी भी शिक्षा मंत्री के लिए बड़ी जिम्मेदारी होगी। अगर यह संतुलन सही तरीके से बनाया जाए तो बच्चे अपनी संस्कृति से भी जुड़े रहेंगे और भविष्य की तकनीक दुनिया के लिए भी बेहतर तैयार होंगे। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि शिक्षा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं। अगर माता पिता बच्चों पर केवल अंक लाने का दबाव डालते रहेंगे, समाज केवल नौकरी को सफलता का पैमाना मानता रहेगा और स्कूल केवल परीक्षा पास कराने पर ध्यान देंगे तो किसी भी मंत्री के लिए बड़ा बदलाव लाना कठिन होगा। शिक्षा में सुधार तभी संभव है जब पूरे समाज की सोच भी धीरे धीरे बदले, बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार आगे बढ़ने का अवसर मिले, असफलता को सीखने का हिस्सा माना जाए और हर पेशे का सम्मान किया जाए। ऐसी सोच विकसित होने के में समय लगता है, लेकिन यह किसी मजबूत शिक्षा व्यवस्था की असली नींव होती है। अगर निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो यह कहना उचित होगा कि सोनम वांगचुक के शिक्षा मंत्री बनने की कई कल्पना लोगों में उम्मीद जगा सकती है, क्योंकि वे लंबे समय से शिक्षा, नवाचार और समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करते रहे हैं। वहीं दूसरी ओर यह भी सच है कि किसी भी व्यक्ति की सफलता केवल उसकी सोच पर नहीं, बल्कि उसे मिलने वाले सहयोग, उपलब्ध संसाधनों, प्रशासनिक क्षमता और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। इसलिए यह पहले से तय नहीं किया जा सकता है कि परिणाम पूरी तरह सकारात्मक होंगे या नहीं, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि अगर उनके अनुभव पर आधारित सोच और वैज्ञानिक दृष्टिकोण और व्यवहारिक शिक्षा पर दिया गया जोर नीति निर्माण में सही तरीके से शामिल हो तो देश की शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा मिल सकती है। आखिरी में किसी भी शिक्षा मंत्री की सबसे बड़ी सफलता यही होगी कि देश का हर बच्चा, चाहे वह किसी भी राज्य, भाषा, आर्थिक स्थिति या सामाजिक पृष्ठभूमि से आता हो, उसे शिक्षा पाने का समान अवसर मिले, वह आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों को पूरा कर सके और आगे चलकर ऐसा जिम्मेदार नागरिक बने जो अपने परिवार, समाज और देश के विकास में मजबूत सकारात्मक योगदान दे सके। यही किसी भी मजबूत शिक्षा व्यवस्था का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए और इसी कसौटी पर भी किसी भी शिक्षा मंत्री के काम का वास्तविक मूल्यांकन किया जाना चाहिए। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सोनम वांगचुक को शिक्षा मंत्री बनाने से देश की व्यवस्था बदल सकती है? कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अगली वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए बताइएगा हमें, हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।